दोस्तों नमस्कार। सिविल सर्विसेज फोरम में गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट के साथ मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के बीच में 19th और 20th सेंचुरी में जो सार्वभौमिक समाज में इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हुए और समाज विज्ञान में या प्योर साइंस में जिन धाराओं का इमर्जेंस हुआ उस पर हल्की सी चर्चा मैं करना चाहूँगा। हालांकि भारत उस समय तक बौद्धिक जगत में अपने आप को स्थापित कर चुका था और ये कहा जाए कि दुनिया में सबसे पहले बौद्धिक जगत में अपनी गुरुता या अपनी पहचान बनाने वाला राष्ट्र यदि कोई पहला है तो वह भारत है। इसीलिए इसे विश्व गुरु के रूप में भी दुनिया देखती रही है। आज भले ही हम विश्व गुरु हैं या नहीं हैं, मैं मानता हूँ ये, क्योंकि हम दुनिया के दौर में काफ़ी पिछड़ चुके हैं। लेकिन इस पिछड़ेपन को अगर हम समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखें तो 1942 में और 41 में एक पुस्तक आई थी जिसका नाम सोशल चेंज इन इंडिया, सोशल चेंज के नाम से जाना जाता है, जिसे ऑगबर्न एंड निमकोफ के द्वारा लिखा गया हुआ है। उस पुस्तक में एक थियोरिटिकल पैराडाइम को डेवलप किया गया जिसे कल्चरल लैग के रूप में अर्थात सांस्कृतिक विलंबन के रूप में देखते हैं। ये कल्चर के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए ऑगबर्न एंड निमकोफ ने इसे अपनी पुस्तक सोशल चेंज में 1941 में स्थापित किया और ठीक इसके एक वर्ष बाद जो है 1942 में अमेरिकी समाज में स्पीयर का थियोरिटिकल पैराडाइम जो डेवलप हुआ, जिसे मार्जिनल थ्योरी के रूप में विकास हुआ, उस धारा के साथ ही मैं रूथ बेनेडिक्ट की अवधारणा को भी आप लोगों के बीच में रखने का प्रयास करूंगा, जिसके तहत जो है मूल रूप से आप देखेंगे कि 1942 में ही कल्चरल लैग को ऑगबर्न ने ये हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी में लिखने का प्रयास किया। वहाँ पर ये थियोरिटिकल पैराडाइम को डेवलप किया गया। इसकी चर्चा मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ कि भारत 15वीं सदी BC से लेकर आज तक अपनी गुरुता को स्थापित करता हुआ जा रहा है और आज भी उस ओर तत्पर है। हालांकि 1947 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की उद्घोषणा जो है भारतीय सरकार के द्वारा की गई है, लेकिन हम उसमें कितने कारगर हैं या नहीं हैं, वह रविन्द्रनाथ टैगोर की धारा के बीच में अर्थात फॉर्म एंड कंटेंट के बीच में जब तक सामंजस्यता की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी तब तक हम विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित नहीं हो सकते। यह आज नहीं, ये जो है रविन्द्रनाथ टैगोर की धारा, जब उन्होंने अपना फिलोसफिकल ओरिएंटेशन रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पैट्रियोटिज्म पर दिया था। उन्होंने स्पष्ट रूप से पैट्रियोटिज्म के तहत जो है उन्होंने जलियांवाला बाग और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑफ महात्मा गांधी और कई जगह पर उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए कार्य करने का कार्य किया, लेकिन वह कार्य जो है वह
कंटेंट एंड फॉर्म के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं होने के कारण ही हमें आज़ादी प्राप्त करने में विलंब हुआ। तो इसकी विलंबता का मुख्य कारण जो है फॉर्म एंड कंटेंट के बीच में कोई रिलेशनशिप एस्टैब्लिश न करना रहा है। यह मान्यता गुरु व रविन्द्रनाथ टैगोर की रही है। हालांकि रविन्द्रनाथ टैगोर महात्मा गांधी के चिंतन से, उनकी विचारधारा से अत्यधिक प्रभावित थे और उन्हें एक सच्चे राष्ट्रभक्त के रूप में उन्होंने स्थापित भी किया था। महात्मा गांधी के गिरफ्तार होने के बाद में और कारावास के दौर में भी गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर कारावास में जाकर उनसे बातचीत करते थे। इन धाराओं की भी हमने चर्चा आप लोगों के बीच में की है और भविष्य में करेंगे भी। लेकिन मैं इससे अलग नहीं हटना चाहता। मैं जो पूरी दुनिया में जो सैद्धांतिक और वैधानिक विधानता की धार जो मजबूत हो रही थी, उस समय भारत जो है अपनी गुलामी की जंजीरों को तोड़ने में लगा हुआ था। एक तरफ से गुलामी की जंजीर जो है 1757 में प्लासी बैटल के साथ जो आरंभ हुआ और उससे उपनिवेशवादी धारा जो है भारत में जो सशक्त हुई, तो उसकी सशक्तता ने भारत का व्यापक रूप से शोषण किया। यहाँ के कुटीर उद्योग को लगभग ख़त्म कर दिया। यहाँ की ज्वाइंट इकोनॉमिक सिस्टम पर प्रहार भी किया गया और वेल्थ ड्रेन के साथ साथ ब्रेन ड्रेन का भी कॉन्सेप्ट को लागू करके भारत को दिवालिया बनाने का पूरा प्रयास किया, जिसकी ओर जो है दादा भाई नौरोजी द ओल्डेस्ट मैन ऑफ इंडिया के रूप में स्थापित व्यक्तित्व ने अपनी पुस्तकों में अच्छी तरह से अवधरित किया है, उसका विश्लेषण किया है, उसकी व्याख्या की है। इस पर भी हम लोग व्यापक रूप से चर्चा करेंगे और ख़ास करके उनके लिए जो एक सजग राष्ट्रवादी चिंतक हैं या राष्ट्रवाद की धारा को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं आज भी, वे भी इस दृष्टिकोण से सहमत होंगे। मेरी मान्यता है, मेरी मुलाकात कुछ दिन पहले प्रोफेसर इरफान हबीब से हुई। वहाँ पर एक चर्चा के दौरान उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत आज भी एक राष्ट्र के रूप में स्थापित नहीं है। उन्होंने अपनी दलील दी, लेकिन मेरी मान्यता इससे अलग है। मैं मानता हूँ कि भारत में राष्ट्रवाद की अवधारणा का इमर्जेंस जो है ऋग वैदिक काल से ही आरंभ हो चुका था, जिससे कि मोनार्कियल सिस्टम को कमज़ोर करते हुए धीरे धीरे हम जो है मोनार्कियल सिस्टम के बाद में वहाँ से सीधे हम जो है लोकतंत्र की स्थापना की ओर अग्रसर हुए और लोकतंत्र की धारा को मजबूत करने में 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी जो है अद्भुत रोल परफॉर्म किया है, जिसको कि हम लोग क्लासिकल या वंडरफुल developmental dimension took place in India during the period of 19th century and 20th century. I know it very well. इसमें मूल रूप से बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार के माध्यम से पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया, उसके साथ ही जो जो कल्चर का डेवलपमेंट स्कॉटलैंड में हुआ था, जो विक्टोरियन एरा के जो कल्चरल डेवलपमेंट के संदर्भ में जो विश्लेषण प्रस्तुत किया गया हुआ था, वह विश्लेषण भी ऋग वैदिक काल से की संस्कृति से जोड़ करके हम लोग देख सकते हैं। इन्हीं धाराओं पर व्यापक रूप से अगली कड़ी में भी हम चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।